Yes, student, move on to our next topic, the age of revolutions, 1830 to 1848. पहले हमने 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन मोनार्की से था पहले, फिर नेशन स्टेट बना, फिर 1804 में नेपोलियन आया, 15 तक उसने रूल किया, नेपोलियन कोड लाया जो कई चेंजेस लाया, फिर वापस फिर से कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर आई और मिडिल क्लास एमर्ज हुई। और इसको लीड करने वाले कौन कौन थे? मिडिल क्लास में कौन थे? लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, जिसमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, ये सब आते थे इसमें। अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना है रेवोल्यूशन, एक जुलाई रेवोल्यूशन जो 1830 में, और एक सेकेंड इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेट्स स्टार्ट विद द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। First upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries. 1815 के बाद जब पावर फिर से कंजर्वेटिव के हाथ में आ जाती है, बर्बन डायनेस्टी वर नाउ ओवरथ्रोन, उसको ओवरथ्रोन कर लेते हैं कौन? लिबरल रेवोल्यूशनरीज, और उनकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की सिस्टम भी है। बेसिकली रूल तो किंग का ही होगा, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और आंसरेबल टू पीपल, और हर एक्शन का उसको जवाब देना होगा लोगों को, और जिसका हेड बनाया गया था लुई फिलिप को। और अब मैटरनिक जो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, जिसने स्टेटमेंट दी थी द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा, इसने एक स्टेटमेंट और दी है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि यानी कि कुछ अगर फ्रांस में स्टार्ट होता है, कुछ भी होता है, तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में बढ़ जाता है, ये फैल जाता है। और इसके बाद सेकेंड अपराइजिंग हुआ था ब्रसल। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और इसकी वजह से जो उसके नेबरिंग टेरिटरी थी बेल्जियम, वहाँ भी अपराइज यानी कि विद्रोह भड़क गया, जिसके कारण वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया और वहाँ के लोगों में भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। As event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire since the 15th century. ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से, और ग्रीस को ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था वो, तो उसको भी था, हर कोई चाहता है कि हमें खुद को हमारी फ्रीडम मिले, अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को हम फॉलो कर सकें। और ओटोमन एम्पायर क्या था? एक मुस्लिम एम्पायर था। तो ग्रीस चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हों, तो उसमें इनको सपोर्ट मिला था वेस्टर्न यूरोप, हु हैड सिम्पथीज फॉर एंशिएंट कल्चर, क्योंकि ग्रीस क्रिश्चियनिटी डोमिनेट था और ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था जो एक इस्लाम डोमिनेटेड था। पोइट, और इनको सपोर्ट मिलता, पोइट एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। पोइट एंड आर्टिस्ट ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे। पूरे यूरोप में ग्रीस की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और इन्होंने मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल। पोइट लॉर्ड बैरन, इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड, उन्होंने उसके लिए फंड भी ऑर्गेनाइज किया। लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, लेकिन उस वॉर में लड़ते हुए वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, और बुखार फीवर की वजह से 1824 में उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation. Finally, Treaty of Constantinople यानी कि ट्रीटी हुई जो 1832 में, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। Yes, now our next topic is the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. नेशनलिज्म जो डेवलप हो, सिर्फ ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से ही नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। कल्चर का भी एक अपना इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। ये आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक हेल्प टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग।
रोमांटिक आर्टिस्ट, ये रोमांटिज्म है क्या, ये एक आइडियोलॉजी है। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस को, और ये चाहते थे कि ये रीज़न और साइंस यानी कि जो हर ये नई नई चीज़ें आ रही थी सामने साइंस से रिलेटेड, इस पर फोकस करने की बजाय इनकी बजाय ये चाहते थे कि इमोशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, उन पे फोकस किया जाए, आर्ट, स्टोरी, पोइट्री और इनके थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब आगे हम एग्जांपल देखते हैं पोलैंड का, जिसको 18th सेंचुरी में इसका पार्टीशन हुआ था। रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने पार्टीशन कर दिया था। अब वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रही थी, बट म्यूज़िक एंड लैंग्वेज के थ्रू लोगों में नेशनल फीलिंग को बनाए रखा गया। और एक ये मेन थे, ये कैरोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा एंड म्यूज़िक के थ्रू सेलिब्रेट किया और डांस फॉर्म लाइक कि पेलोनाइज एंड मजूरका को नेशनल सिंबल में बदल दिया, कन्वर्ट किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। पोलैंड को जो पार्टीशन हुआ तो उसका कुछ पार्ट रशिया के पास भी था और रशिया के कब्जे में था जो पार्ट उसका, और वहाँ क्या हुआ, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर। वहाँ से पोलिश लैंग्वेज को धीरे धीरे स्कूल्स वगैरह से हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया हर जगह। इन 1831 एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। और अगर उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ भी किया तो उसको क्रश कर दिया गया था, उनके मूवमेंट कोई कुछ करता था तो 1831 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उसको क्रश कर दिया गया। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जीज इन पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वहाँ उनको अगर कोई उनके अगेंस्ट कुछ बोलता या करता तो उसको जेल में भेज दिया जाता था। चर्च एज उसके बट बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। अगर रशियन अथॉरिटी क्या करती थी, उनको एज अ पनिशमेंट उनको जो जेल भेजता था, किस लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये प्रीस्ट हैं ये रशियन में प्रीच करें और बाकी लैंग्वेज को रिफ्यूज़ करना चाहते थे कि पोलिश लैंग्वेज को छोड़ के ये रशियन को फॉलो करें और उसी का ही ज़्यादा प्रचार या प्रसार करें।